नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने पर दरअसल संशय बना हुआ है। फिलहाल ममता बनर्जी नहीं पहुंची हैं दिल्ली। ममता का आज दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन आज दिल्ली नहीं पहुंचने पर संशय है कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भी शायद हो सकता है कि ना शामिल हों। अब बैठक में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी खुद फैसला लेंगी कि वो शामिल होंगी या फिर नहीं। हालांकि INDIA गठबंधन के 5 राज्यों ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। दरअसल क्योंकि केंद्र का पूर्णकालिक बजट आ चुका है और बजट में आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से कि यहाँ बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दिया गया है और जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं वहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि भेदभाव का आरोप केंद्र पर लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। और यही वजह है कि 27 जुलाई को जो नीति आयोग की बैठक होने जा रही है उसका बायकॉट विपक्ष ने किया है एक तरीके से, क्योंकि विपक्ष ने ये कहा था कि ये जो बजट आया है वो देश हित नहीं बल्कि सरकार बचाओ ये बजट है और इसलिए नाराजगी विपक्ष की है। इसलिए विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारे जो गठबंधन शासित यानी विपक्ष के जो गठबंधन शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी को लेकर भी संशय बना हुआ है कि ममता बनर्जी भी हो सकता है कि वो भी बैठक में शामिल ना हो। आखिर कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। जल्द हो सकती है नए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा। कई नामों पर हो रहा है शीर्ष स्तर पर विचार भी इसको लेकर। 4 नामों पर प्रमुखता से मंथन हो रहा है, जिसमें 4 नाम हैं जिन पर प्रमुखता से मंथन हो रहा है। उसमें जो नाम शामिल है वो है विनोद तावड़े का नाम, के लक्ष्मण का नाम, केशव प्रसाद मौर्य का नाम, सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर विचार हो रहा है। हालांकि दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं विनोद तावड़े, क्योंकि इससे पहले भी जब जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन मिला जेपी नड्डा को, उसके बाद क्योंकि आखिरकार अब नया अध्यक्ष मिलना है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर अभी विचार हो रहा है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष ही आगे जाकर जो अध्यक्ष होता है वही बनता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो 4 नाम आगे चल रहे हैं, विनोद तावड़े का, के लक्ष्मण का, केशव प्रसाद मौर्य का, सर्बानंद सोनोवाल का, इनमें से कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, शीर्ष स्तर पर विचार हो रहा है। हालांकि दौड़ में जो 4 नाम हम आपको बता रहे हैं वो सबसे आगे, उसमें से सबसे आगे विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि शीर्ष स्तर पर जो मंथन हो रहा है किस एक नाम पर फाइनल मुहर लगती है। सीपी जोशी इस्तीफा पेशकश प्रकरण। सूत्रों के अनुसार तीसरी बार इस्तीफे की पेशकश की सीपी जोशी ने। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार पेशकश उन्होंने की थी, फिर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद उन्होंने पेशकश की थी और अब तीसरी बार नड्डा के सामने इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। यानी कि सीपी जोशी ने तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। 23 जुलाई को बदला जाना था प्रदेशाध्यक्ष को, लेकिन बजट आने के कारण नहीं बदला गया प्रदेशाध्यक्ष। अब सीपी जोशी ने आलाकमान से मुलाकात भी की थी और तब उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव में व्यस्त रहूंगा, ऐसे में आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कीजिए क्योंकि मैं फोकस लोकसभा चुनाव पर करना चाहता हूं। आलाकमान के सामने दलील उन्होंने रखी, कुछ अन्य नेताओं द्वारा भी दलील रखी गई इसको लेकर। एक ही जाति के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहना संभव नहीं है। ऐसे में अब जल्द हो सकती है मदन राठौड़, राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी या फिर अलका गुर्जर में से किसी एक नाम की घोषणा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह के बीच बातचीत भी हुई है, इसको लेकर लंबी बातचीत हुई है। कल का दौरा मुख्यमंत्री का आपको याद होगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कल दिल्ली के दौरे पर थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो एक मुलाकात थी, जो 1 घंटे के करीब की मुलाकात थी, वो काफी ज्यादा अहम थी। वो थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। लेकिन मुलाकात के दौरान चर्चा भी हो गई है, इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी की तरफ से कर दी गई है और ये जो पेशकश के बाद अब अगला जो प्रदेशाध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। हालांकि कुछ नाम हैं जो सबसे आगे माने जा रहे हैं। और देखिए, सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जातिगत समीकरणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक ही सवाल बना हुआ है और सवाल वाजिब भी है। सवाल यह कि इस्तीफा स्वीकार करने की स्थिति में आखिर कौन होगा नया भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष, कि अगर इस्तीफा सीपी जोशी का स्वीकार कर लिया जाता है तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या इसको लेकर पहले से मंथन हो चुका है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तब से ही ये लगातार चर्चा में था
कि प्रदेशाध्यक्ष भी बदला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर 23 जुलाई की बात निकलकर सामने आ रही थी, बजट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सीपी जोशी की तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार होता है तो अगला भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? सूत्रों के अनुसार मदन राठौड़ और राजेंद्र गहलोत का नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है, लेकिन दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं मदन राठौड़। सबसे आगे दौड़ में बताए जा रहे हैं आगे मदन राठौड़। पिछले एक सप्ताह में मदन राठौड़ कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। उधर प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र गहलोत गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं सीपी जोशी को कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी चर्चा है कि अगर वो प्रदेशाध्यक्ष से मुक्त हो जाते हैं तो फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन नजर रहेगी कि भाजपा का अगला प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। केजरीवाल की रिहाई के लिए विपक्ष एकजुट है। 30 जुलाई को आपको याद होगा प्रदर्शन क्योंकि करेगा INDIA गठबंधन, ये ऐलान किया गया है पहले से विपक्ष की तरफ से। लंबे समय से जेल में बंद हैं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। दरअसल शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल को पहले ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी मामले की। ED के मामले में जमानत मिलने से पहले CBI ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। आपको याद होगा कि ED के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहाई से पहले ही CBI ने मामला दर्ज कर लिया और CBI ने गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को कर लिया। और यही वजह है कि जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाए। मुसीबत लगातार बढ़ती गई। CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ाई है केजरीवाल की हिरासत। इसको लेकर समूचा विपक्ष प्रदर्शन करने जा रहा है, क्योंकि लगातार INDIA गठबंधन की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है एजेंसियों के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ जब जब विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए हैं तब तब केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ये जो प्रदर्शन INDIA का होने जा रहा है, ये कितना विशाल रहने वाला है और कितना ज्यादा इसका असर होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल INDIA अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर प्रदर्शन करने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला है नया कार्यालय। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आवंटित किया है दफ्तर। बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ल लेन होगा नया पता। इससे पहले पुराना दफ्तर 206 राउज एवेन्यू था आम आदमी पार्टी का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना था। दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित जमीन पर है वर्तमान दफ्तर। तो आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय मिल चुका है और जल्द ही उसमें आम आदमी पार्टी शिफ्ट होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आवंटित किया दफ्तर बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन पर होगा नया पता आम आदमी पार्टी के कार्यालय का। इससे पहले की अगर बात की जाए तो पुराना जो दफ्तर था 206 राउज एवेन्यू था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना था। दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित जमीन पर है वर्तमान दफ्तर, इसलिए खाली आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। दूसरे दफ्तर में शिफ्ट आम आदमी पार्टी होगी। और देखिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्तियां हुई हैं, जिसमें IPS मितेश जैन को बनाया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में IG। 5 साल की अवधि के लिए डेपुटेशन के आधार पर यह नियुक्तियां हुई हैं। IPS पारुल कुश जैन की हुई है SSB में DIG के रूप में नियुक्ति। 5 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सीमा बल में उप महानिरीक्षक लगाया। पश्चिम बंगाल कैडर के 2004 बैच के IPS हैं दोनों ये अफसर, जिनको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्तियां मिली है। बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों ही नियुक्तियां हैं। IPS मितेश जैन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में IG बनाया गया है। 5 साल की अवधि के लिए डेपुटेशन के आधार पर नियुक्ति उन्हें मिली है। इसी के साथ साथ जो दूसरा नाम है प्रतिनियुक्ति में वो IPS पारुल कुश जैन का नाम है। IPS पारुल कुश जैन की हुई है SSB में DIG के रूप में नियुक्ति। 5 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सीमा बल में उप निरीक्षक लगाया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 2004 बैच के IPS हैं ये दोनों अफसर, जिनको प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में। और बात अब कर लेते हैं शेयर बाजार की भी। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बजट पेश होने के बाद से जारी है शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार। BSE सेंसेक्स 109.90 अंक की गिरावट के साथ 80,039.80 पर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी की अगर बात की जाए तो 7.40 अंक फिसल कर निफ्टी 24,406.10 पर क्लोज हुआ है। ऑटो, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, इंफ्रा, हेल्थ केयर शेयर में काफी तेजी दिखी है, जबकि बैंकिंग,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के साथ लगातार चौथे दिन शेयर बाजार बंद हुआ है। बजट पेश होने के बाद लगातार गिरावट का सिलसिला ये जारी है। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 109.90 अंक की गिरावट के साथ 80,039.80 पर बंद हुआ है सेंसेक्स, जबकि निफ्टी 7.40 अंक फिसलकर 24,406.10 पर क्लोज हुआ है। हालांकि ऑटो, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, इंफ्रा, हेल्थ केयर शेयर की बात की जाए तो यहां पर तेजी दिखाई दी है, जबकि बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार के बाद अब बात कर लेते हैं कई राज्यों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की। दरअसल देश के कई राज्य हैं जो मूसलाधार बारिश से प्रभावित है, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में दिख रहा है इसका सबसे ज्यादा असर। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर सहित कई शहरों में भारी बारिश जारी है लगातार। पुणे और कोल्हापुर इलाकों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, वो भी कंटिन्यू हो रही है। पुणे में रिहायशी इलाकों में फंसे 70 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। करजत से कल्याण तक वाहन सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न केवल सड़कें बल्कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। न बाहर लोगों को राहत है और न ही घर में जो सुकून मिलता है, न घर में सुकून मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी पानी आफत है। पुणे मुंबई मध्य रेलवे मार्ग पर कई एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द की गई है। ये बारिश का असर ही है, साइड इफेक्ट ही है। पुणे के एकता नगर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। राधानगरी डैम से पानी निकासी के कारण कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो देश के कई राज्य हैं जो मूसलाधार बारिश से प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूसलाधार बारिश का असर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो राज्य सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर अलग अलग जिलों में देखेंगे, पुणे की बात कर ली जाए या फिर मुंबई मध्य रेलवे मार्ग पर भी कई एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अलग अलग जिले में पानी भर चुका है, सड़कों पर सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जुटी हुई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि अंदर भी राहत नहीं और घर के भीतर भी आफत बनी हुई है लोगों के लिए। पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। 1983 पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम रही है चौथे स्थान पर। दक्षिण कोरिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2046 पॉइंट्स हासिल किए हैं। चीन ने 1996, जबकि मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको ने 1986 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। और अगर भारतीय टीम की बात की जाए, तीरंदाजी, भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का जो प्रदर्शन है काफी अच्छा देखा जा रहा है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम पहुंची है क्वार्टर फाइनल में। बेहतर और शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। अगर पॉइंट्स की बात करें अलग अलग टीमों के, तो 1983 पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम रही है चौथे स्थान पर। दक्षिण कोरिया की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2046 पॉइंट्स हासिल किए हैं दक्षिण कोरिया की टीम ने। चीन ने 1996 अंक हासिल किए हैं, पॉइंट्स हासिल किए हैं। जबकि अगर मैक्सिको के प्रदर्शन की बात करें तो मैक्सिको ने 1986 पॉइंट्स हासिल किए हैं।